जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि आज का क्लास मेरे देश के नौजवान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य। पिछले क्लास में आपको आरसीएच के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। 1997 ईस्वी में आरसीएच कार्यक्रम चलाया गया था। अब आरसीएच कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या था, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा और आपके जीवन के दृष्टिकोण से। परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे, इस चैप्टर का और खास करके इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको बेहतर बनाना, जो अधूरी जानकारी लेके हम घूम रहे हैं, उस जानकारी को पूरा करना इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है मेरे देश के अच्छे बच्चे, पीछे वाले लड़के बात मत कीजिए आप। अब आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बच्चा, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए आप लोग एक बार हेडिंग कर लीजिए, आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य। आरसीएच कार्यक्रम आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य। आरसीएच कार्यक्रम के मेरे देश के नौजवान कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसमें हम लोग समझेंगे जनन संबंधी विषयों की जानकारी। हम लोग सबसे पहले समझेंगे जनन संबंधित लिख लो, जनन संबंधित विषयों की जानकारी। विषयों की जानकारी जनन संबंधी विषयों की जानकारी सबसे जरूरी चीज बच्चा, जनन संबंधी विषयों की जानकारी। ये जनन संबंधी जो विषय होते हैं, इसमें होता क्या है कि जानकारी का अभाव होता है। हम उतना अच्छे से जनन के बारे में नहीं जानते। जो कोई दोस्त, कोई अपना जो हमसे ज़्यादा क्लोज है, हमको कुछ बता दिया जनन के बारे में, हम वह समझते हुए सही है। ऐसा नहीं होता है बच्चा। जनन संबंधी विषयों की जानकारी के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं। बच्चे सब ऐसे पॉइंट करके समझाते जाएंगे, सिर्फ आपको सुनना ही ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से हेडिंग को समझ लिए और उसके अंतर्गत सुन लिए बातों को, तो मान के चलिए आपको ज़्यादा कठिनाई लिखने में नहीं होगा। तो मेरे देश के नौजवान, जनन संबंधी विषयों की जानकारी में आपको ये बताया जाता है, जो जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य के लिए गैर सरकारी और सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो आपको जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे रही हैं। सरकारी संस्थाएं भी इसमें लगी हुई हैं, आपको जानकारी दे रही हैं, आपके साथ जनन संबंधी विषयों की जानकारी साझा कर रही हैं। जनन कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जनन में क्या होता है, कैसे होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, पूरी जानकारी सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था दोनों मिलकर लगातार समाज को दे रही हैं। अगर आपको जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप खास करके 3 लोगों से मिल सकते हैं। जनन संबंधी विषयों की जानकारी के लिए जनन संबंधित जानकारी के लिए हम जनन संबंधित जानकारी बोलेंगे तो ये जनन स्वास्थ्य ही आप समझेंगे, उसी के आसपास। तो जनन संबंधित जानकारी के लिए आप 3 लोगों से मिल सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं सटीक और सही जानकारी दे पाएंगे। जैसे सबसे पहले माता पिता से सलाह ले सकते हैं। अगर जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी चाहिए, जनन से संबंधित जानकारी चाहिए,
तो आप माता पिता से सलाह ले सकते हैं। बच्चियां अपनी माता से सलाह ले सकती हैं। बच्चियां अक्सर माता से सलाह लेती हैं, कोई भी परिवर्तन होता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो बच्चियां माता से ही सलाह लेती हैं। लड़के पिता सलाह ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब गांव के थोड़ा सावधान रहना तुम लोग। हाँ, गांव के पापा लोग खतरनाक होते हैं। कहेंगे ससुरा तू पूछ कौन चीज रहा हमसे, तो इतना हिम्मत हो गया हमसे ही कुल पूछेगा। लेकिन अगर पिता पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो आपको अच्छे जानकारी देंगे, वो सिचुएशन को समझेंगे। या अगर दोनों से पूछने में कोई हिचकिचाहट है तो बच्चा तीसरा इंसान शिक्षक है। आप निसंदेह, चाहे बच्चियां चाहे बच्चे, आप पूछ सकते हैं अपने शिक्षक से। वे शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके ज़्यादा क्लोज हैं। बच्चा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है तो अगर आवाज़ फंस के जाएगा तो भाई साहब 1-2 लेक्चर की समस्या है, उसको संभाल लीजिएगा। जैसे ही ठीक हो जाएगा फिर खूंखार खतरनाक माँ कसम जिंदाबाद पढ़ाएंगे। और जिंदाबाद पढ़ा ही रहे हम, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आवाज़ की समस्या है, गला थोड़ा सा पकड़ के बैठा है। कर मास्टर मत बोलो, लड़के बहुत चिल्लवाए, अब 2 दिन रेस्ट करो। लेकिन मास्टर रेस्ट नहीं लेगा। पसीना देख रहे हो, पसीना आ रहा है, लेकिन कोनो बात नहीं, पढ़ाएंगे। तो अगर जनन स्वास्थ्य से संबंधित हमको जानकारी चाहिए तो हम माता से सलाह कर सकते हैं, पिता से ले सकते हैं, या माता पिता से सलाह ना लेके हम गुरु से भी सलाह ले सकते हैं, अपने शिक्षक से सलाह ले सकते हैं। वे शिक्षक जो आपके चाहते हैं, जो इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। ससुरा हम पहुंच गए अंग्रेजी मास्टर के पास, बताइए एसपी सर जनन कौन चीज होता है। कहेंगे ससुरा हम रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन बढ़िया से नहीं जानते। हमारे पास आना तो हम जानकारी देंगे, ठीक है, अस्तिले मिलना। तो माता पिता शिक्षक से आप जानकारी ले सकते हैं। अगर तीनों से नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे देश के नौजवान कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देती हैं, जनन संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करती हैं। तो उनसे भी मिलके आप अपनी बात रख के जानकारी ले सकते हैं। जितना भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जनन संबंधी जानकारी देने के लिए एक स्पेशल वार्ड होता है, एक स्पेशल रूम होता है, एक स्पेशल कक्ष होता है जहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। अभी चिकित्सा पे जाइए, सरकारी चिकित्सा पे जाइए तो वहाँ आपको पूछिएगा तो हमको थोड़ा सलाह लेना जनन संबंधी, तो वहाँ आपको बताएंगे फला वार्ड में फला कमरे नंबर में या फला कक्ष संख्या में चले जाओ, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बच्चा अगर जनन संबंधी हमको जानकारी लेना है तो हम माता पिता या शिक्षक से सलाह ले सकते हैं, या सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या इन सबको आप लिख सकते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसकी आवश्यकता क्यों है भाई साहब? जनन संबंधी चीज़ों की जानकारी हमको इसलिए आवश्यकता पड़ जाता है, हो सके किसी दाम्पत्य के जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया, मासिक चक्र में कुछ परिवर्तन आ गया, जनन के बारे में उनको पता ही नहीं है, कैसे क्या पूरा प्रोसेस, बच्चा नहीं रुक रहा है तो जनन कैसे करे ताकि बच्चा रुक जाए। उनके जननांगों के आसपास किसी प्रकार की समस्या हो गया, जननांगों में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उनको शक हो गया कि ससुरा हमको HIV हो गया है, या सिफिलिस हो गया है, या और कोई दिक्कत हो गया है। तो अगर किसी प्रकार का असमंजस होता है जनन स्वास्थ्य से संबंधित, जनन से संबंधित, तो आपको ये संस्थाएं जानकारी देती हैं। आप जाके निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर निःशुल्क मिलता है जानकारी, तो जानकारी आप ले सकते हैं। या आपको नॉर्मल छोटी बहुत जानकारी चाहिए तो हमसे मिलिएगा, क्लास के बाद हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। लड़का समाज कोने वाले, ठीक है, आराम से क्लास बंद होगा, बाहर मिलिएगा, अस्तिले समझा देंगे ससुरा होता कौन चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग बिगड़ाए लोग बता देंगे तो और बिगड़ जाओगे। आओ दूसरा बच्चा है हमारे पास टॉपिक RCH कार्यक्रम के उद्देश्य में। पहला उद्देश्य हम समझ चुके हैं, जनन संबंधित विषयों की जानकारी। दूसरा है बच्चा यौन शिक्षा।
यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। यौन शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स एजुकेशन। बच्चा आज के जनरेशन में हर विद्यार्थी को सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। उनके जो पाठ्यक्रम है, उनके पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन का टॉपिक डालना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ससुरा अधूरा ज्ञान लेके, हमारा दोस्त जो बताया वही हम लेके चल रहे हैं। दोस्त कहा है, हमारा अपना बहुत खास दोस्त कह रहा था, खून का 10 बूंद मिलके वीर्य बनता है। ससुरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सब कौन हो रहा है, जर्म सेल कौन चीज कर रहा है, प्रोस्टेट क्या कर रहा है, खून का 10 बूंद मिलके स्पर्म बन जा रहा। बताओ ये कौन लॉजिक है? तो दोस्तवा कह रहा खून के 10 बूंद मिलके तब 1 बूंद बनता है, सीमेन 1 बूंद बनता है। बताओ भाई सभी कौन लॉजिक है? पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, जर्म सेल पढ़ाए थे ना, तो जर्म सेल कहाँ गया? शुक्र जनन नलिकाओं का काम क्या हुआ? बोलो, टेस्टिसवा क्या कर रहा है बैठे बैठे? तो बच्चा ये हमारे दोस्तों द्वारा ऐसी खतरनाक जानकारी मिल जाती है सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स के बारे में हमको उतना पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए विद्यार्थियों के अंदर जो अधूरा ज्ञान भरा हुआ है उसको हटा के अच्छे से ज्ञान भरने के लिए उनके लिए जरूरी है सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, ताकि उनको पता चल सके सही और सटीक जानकारी क्या है। ये नहीं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों देख लिए, अगले महीने में लड़का हो जाएगा। अरे भाई साहब, उसका कुछ प्रोसेस होगा। तो इसलिए बच्चा एक एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, एक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आज के लड़कों को, आज के विद्यार्थियों को इस सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उनको पता होना चाहिए कि सेक्स क्या होता है, उनको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। उनको पता होना चाहिए जब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण चालू होता है तो हमारे शरीर में कैसा बदलाव होता है। अगर कोई नर जब यौवना अवस्था में पहुंचा, कोई लड़का जब यौवना अवस्था में पहुंचा तो पहली बार उसके पेनिस के रास्ते से सीमन बाहर आया, उस ससुरा बौखिया जाएगा, कैसा मवाद आ गया, तो उसको नहीं पता है, सनपात जाएगा। आधा दिन तो बुखार तो इतना हाई चढ़ेगा कि थर्मामीटर हीट हो जाएगा। किसी बच्ची को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता है तो मासिक धर्म पहली बार जब आएगा, रजो दर्शन आएगा, तो उसमें घबरा जाएगी, कैसा ब्लीडिंग हो रहा है, पूरा नहीं पता है। पूरे तरीके से जब हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो जब हमको बच्चा, जैसे एक दाम्पत्य, उनको अच्छे से सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता, ना पत्नी को पता है ना पति को पता है। ससुरा बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है। पता चला कि ससुरा गलत समय पे रिप्रोडक्शन चल रहा था, तो लड़का कहाँ से होगा? उनको पता होना चाहिए जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उसके बाद नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु मिलेंगे, तब निषेचन होगा, ह्यूमनज बनेगा, आगे का प्रोसेस उसके बाद चलेगा। तो सही समय पे संबंध बनाना जरूरी चीज है। कौन समय संबंध बनाने का हम वहां पे नहीं बन पा रहे तो ससुर बनेगा कैसे? वो पता तो होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं बच्चा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसके अंतर्गत, यौन शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों तक साझा किया जाता है। तो विद्यार्थियों को, आज के बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी चीज है। ये भी बताना जरूरी चीज है, खास करके बच्चा हम अपनी तरफ से बता दें विद्यार्थियों को, आज के जनरेशन के विद्यार्थियों को ये बताना जरूरी है बच्चा गंदी फिल्में कितना घातक चीज है। बहुत घातक है बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा घातक है। अगर कोई एक बच्चा गंदी फिल्म को देख रहा है, कोई एक विद्यार्थी गंदी फिल्म को देख रहा है, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, अब उसको हर हफ्ते में चाहिए एक अच्छा फिल्म, हर दूसरिया चाहिए, हर रोज एक फिल्म देखेगा। अब बताइए उसका प्रेशर उसके दिमाग पे पड़ेगा।
वो धीरे धीरे वो जो गंदी फिल्म होगा दिमाग पे इतना ज्यादा हावी हो जाएगा, इतना ज्यादा हावी हो जाएगा, बिना देखे ससुर रह ही नहीं पाएगा। अगर कोई बच्चा बार बार स्पर्म को त्याग रहा है, बार बार स्पर्म निकाल रहा है, तो दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो बार बार निकाले बिना रह ही नहीं पाएगा। तो इस भाई अगर कोई स्पर्म त्यागेगा, गंदी फिल्म देखेगा, तो उससे होगा क्या, उसके शरीर पर इफेक्ट आएगा, उसको समस्या होगा। तो इन सब की जानकारी भी आप लोगों तक साझा करना बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को बताना जरूरी होता है। बच्चा हम आपको बता सकते हैं, आपको सही और गलत का फर्क सिखा सकते हैं। अगर यही चीज़ हम कहें, बच्चा आपके माता पिता के पास जाएं, पिताजी के पास जाएं और कहें आपके बच्चे को सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता, यौन शिक्षा की आवश्यकता, कहें मास्टर के भगा पहले ही ठीक नहीं है, ये हमारा लड़का बिगाड़ देगा, ये बताओ मैंने कौन चीज़ मास्टर वह कह रहा है। बच्चा हम नहीं कह रहे हैं, हमारा किताब, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस कहता है कि बच्चा आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य में यही बताया जा रहा है कि यौन शिक्षा कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर यौन शिक्षा हम लोग अपनाते हैं तो हमको एक चीज तो पता चल जाता है कि जनन किस समय पे करना है, रेड जोन और सेफ जोन क्या होता है, मासिक धर्म के समय कौन सा परिवर्तन होगा, स्पर्म जब त्यागेंगे तो क्या दिक्कत होगा, स्पर्म कैसे बनता है ये भी पता चल जाएगा। मतलब ऐसी कई जानकारियां हमारे तक आ जाएंगी, ऐसी कई चीजें हम जान चुके होंगे जिनकी जानकारी हमारे पास आधी अधूरी थी, अब वो जानकारी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस शिक्षा की आवश्यकता पड़ता है। क्या बात समझ में आ गया? यौन शिक्षा समझ में आ गया। यानी बच्चा जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, आगे ये आपके पाठ्यक्रम में ऐड होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? ऐड मतलब जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों जरूरी है? अधूरी जानकारी को पूर्ण करने के लिए, अधूरी जानकारी को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण मतलब पूरा करने के लिए, जो हमारे पास आधी अधूरी ज्ञान है उसको सही करने के लिए। आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चा जनसंख्या पर भी बात किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। 3 नंबर लिख के ही लिखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण को भी आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। बच्चा कहेंगे सर जनसंख्या बढ़ने से दिक्कत क्या होगा? अरे भाई, जिसके यहाँ 2-4 लड़का पैदा होंगे वो अपना पालन पोषण करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, शादी ब्याह करेगा, वो जाने। बच्चा देखो, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, तो अगर किसी क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ेगा तो वो जो समस्या है उसी क्षेत्र में ना होकर पूरा देश में होगा। कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उस परिवार को, उस देश को, उस क्षेत्र को। कहेंगे मास्टर कैसे? एक बात बताओ, अगर किसी के यहाँ 10 लड़के हो जाएं तो बाप बेचारा रोटी जुटाते जुटाते, कपड़ा जुटाते जुटाते उसका आधा जिंदगी निकल जाएगा। वो परेशान हो जाएगा। बाप यकटू के कॉपी किताब ड्रेस दिलवा के आया है, दूसरा का बीमार पड़ा हुआ है, अभी बीमारी का दवा पैसा भेजा है कि बच्चा जो छोटका बीमार है होकर दवाई करा लो, तब तो जो चौथा नंबरवा वाला है, पता चला रास्ते में जा रहा था, गिर गया, मुड़ फूट गया, ओकर पट्टी उट्टी करा के आया, तब तक पता चला घर में नून तेल नहीं है। नून तेल का व्यवस्था हुआ, पता चला कि बुआ का लड़का बिया है, शादी में जाना, कपड़ा कौन के पास नहीं है। अब बताओ उस बाप जो है उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, उस पिता को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। यहीं तक सीमित नहीं, भूमि की समस्या हो जाएगी, मकान की समस्या हो जाएगी, रोटी की समस्या होगी, कपड़े की समस्या होगी, हर प्रकार से समस्या होगी। जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है बच्चा, तो केवल एक परिवार में समस्या नहीं होता, बल्कि उस देश या उस क्षेत्र में भी काफी समस्याएं होता है। अभी भारत की जनसंख्या देखो भाई साहब, चरम सीमा पे है। ससुरा हम लोग रिकॉर्ड तोड़ के रखे पूरे विश्व का। भारत सबसे क्राउड वाला देश है,
यहाँ आपको जनसंख्या देखना है, जनसंख्या का एक आंकड़ा देखना है, जनसंख्या के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो 2 जगह जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना भीड़ है। रोड पे जाओ, ऐसे रोड पे जो शहरी क्षेत्र के रोड हैं, आप देखेंगे हर मिनट में जाम लगता होगा। आप अस्पताल चले जाओ, कौनो अस्पताल, सरकारी चाहे प्राइवेट, अरे सरकारी जाओगे तो आपको दिमाग ठिकाने लग जाएगा। आप देखोगे कुछ मरीज बेंच पे हैं, कुछ भुइयां हैं, कुछ पकड़ के हाथ बैठे हुए हैं कि डॉक्टर कब आएगा। आपको अनुमान लग जाए किस प्रकार की समस्या। जिस क्षेत्र या जिस देश में जनसंख्या बच्चा कम होता है, उस देश के लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होता, आराम से उसको दवा मिल जाएगा, आराम से अपना उनका यातायात हो जाएगा, आराम से उनका व्यापार हो जाएगा, आराम से रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, आराम से मकान की व्यवस्था हो जाएगा, कपड़े की व्यवस्था, जो भी आवश्यकता है वो आसानी से, सरलता से, सहजता से पूर्ण हो जाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या एक देश के लिए नहीं, अपितु तो देश के साथ साथ उस क्षेत्र, उस परिवार और पूरे समाज के लिए एक समस्या है। जनसंख्या बढ़ेगा कैसे? तो जनसंख्या बढ़ने का कई रीजन हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा बात बता देते हैं। बच्चा जब जन्म दर अधिक हो जाए, मृत्यु दर कम हो जाता है, मतलब पैदा होने वालों की संख्या धड़ाधड़ एकदम आ रहे हैं, और मृत्यु दर घट गया है। हर मिनट, एक कल्पना करते हैं, हर मिनट अगर किसी देश में 50 लोग पैदा हो रहे हैं या 10 लोग, 20 लोग हर मिनट पैदा हो रहे हैं, और हर मिनट में अगर 20 लोग पैदा हो रहे हैं तो मर 5 लोग रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ ही ना रहा है। बच्चा, जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी चीज होता है, एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए, एक परिवार के लिए। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी चीज है। अगर हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान देते हैं, तो हमारा परिवार सहजता से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। अगर हम ये संकल्प उठाते हैं कि हम आने वाले समय में 2 बच्चे ही करेंगे, केवल हमको 2 बच्चा ही चाहिए, तो इससे जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है। ससुरा कौनो सोच के रखा जब तक 10-12 टू नहीं होंगे तब तक नहीं है, मामला रफा दफा नहीं होगा। तो बताओ जनसंख्या रुकेगा कब? जितना हमारे जैसे 4 लोग सोचेंगे कि हम दुइया बच्चा करेंगे, तो 4 लोग 2 बच्चा किए तो कितना होगा? 8। ससुरा टू पागला, ससुर 12 टू अकेला पैदा करके रखा है, 10 टू, तो अकेला कुछ सिस्टम संभाल करके रखा है, पूरा सिस्टम हैंग कर देगा सब अकेले। वही का लड़का चोर बनेगा, वही का लड़का पुलिस बनेगा, वो दोनों चोर पुलिस खेलेंगे। एक तू डॉक्टर बनेगा, तू बीमार पड़ के जाएगा तो डॉक्टर मरीज का खेल खेलेंगे। वही कोनो क्रिकेट खेलेगा, कोनो कुछ करेगा, कोनो रंगदारी करेगा, तू लोग की तरह। तो बच्चा, जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। जनसंख्या नियंत्रण बच्चा बेहद ही जरूरी चीज है। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो हमको केवल भोजन, रोटी, मकान, कपड़ा, इन सब के लिए, अस्पताल, इन सब के लिए केवल नहीं जूझना पड़ेगा, हमको शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा जूझना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल में 100 सीट है और पढ़ने वाले ससुर नहीं तो 150 हो गए, 50 पढ़ेंगे कौन सी जगह? कहाँ पढ़ेंगे वो? जाइए बच्चा। अब आप सोचो, 100 सीट स्कूल में है, 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। एक कल्पना करते हैं, जनसंख्या 150 की है, तो बच्चा हम उनको बैठाएंगे का किसी तरीके से? चलो हम एडमिशन ले लिए तो खेलने में समस्या, पढ़ाई में समस्या, टीचर के ऊपर प्रेशर होगा, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, हर चीज की समस्या होगी, वहाँ पानी की समस्या होगी, बेंच की समस्या होगी, लाइट की समस्या होगी, हवादार कमरे की व्यवस्था नहीं हो पाएगा। वो कहते हवादार कमरे की व्यवस्था, भाई सब पंखवा हैंग कर लेंगे, सब खोल लेंगे, इस धर रे पत्ती होते हैं, चल चलते हैं, करते हैं ना कुछ जगलर है, हम पता है। तो बच्चा, जनसंख्या दिक्कत करता है, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी चीज है। देखिए बच्चा, हंसाने के लिए कुछ चीजें बताते हैं, उसको दिल पे ना लीजिए, वरना किडनी, फेफड़ा, लीवर सब हैंग हो जाएगा, हैंग करेगा, दिक्कत होगा। मजाक कर रहे हैं, आ रहा हो। तो बच्चा, हम लोग क्या बात करते हैं? जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश, किसी देश
किसी परिवार में सहजता से जीवन व्यतीत किया जा सके, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, आसानी से चिकित्सा सेवा मिल जाए, आसानी से शिक्षा हो जाए, आसानी से भोजन का व्यवस्था हो जाए, सरलता से ही मकान की व्यवस्था हो जाए। अब एक कमरा घर में है और 3 पतोह आ गई, कैसे रहेंगी? तो समस्या होगा ना बच्चे। तो कहेंगे हम खेते में बनवाएंगे, तो कृषि कहाँ करेंगे? हम छत पे करेंगे तो धनवा कहाँ सुखाएंगे? कोई समस्या तो होगा ना बच्चे। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ तक नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते। वैसे कुछ नोट करना है नहीं, मेन चीज़ें आप समझते रहें, सुनते रहें और अपने शब्दों में बना के लिखे तो बहुत बेहतर है। जैसे हम आपको जनन संबंधी विषयों की जानकारी दी, हम आपको यौन शिक्षा बताएं, हम आपको जनसंख्या नियंत्रण पे बात किए, तो बच्चा इसको अपने शब्दों में सुन लो। जो समझा रहे हैं बाबू यार, जो समझा रहे उसको सुन लो, सुनने के बाद अपने शब्द में लिखो ना। अपने शब्दों में लिखोगे तो और बेहतर होगा। आपके पास किताब होगा, उसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर अपने शब्दों में लिखिए। आपके पास अगर किताब नहीं है बच्चा, तो नोट्स तो दे दिए आप सबको, नोट्स मिल जा रहा है। आपको नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा। चैनल के वहाँ क्या कहते हैं, जो ऊपर चैनल खोलेंगे तो वहाँ पर लिंक दिया गया होगा, वहाँ लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, चैनल से जुड़िए, उसमें PDF है, आराम से PDF निकाल लीजिएगा। ठीक, मुस्कुराइए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए अगर कुछ नोट करने लायक लग रहा हो तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मातृ एवं शिशु देखभाल। 4 नंबर है बच्चा, मातृ एवं शिशु देखभाल। हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य लिख लेना, स्वास्थ्य 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 देखभाल देखभाल। आप लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि हम सुनते नहीं। बच्चा आप बात करेंगे, थोड़ा सा भी बात करेंगे तो हमको सुनाई दे देता। मैं बार बार कहता हूँ बात मत किया कीजिए आप लोग। हम जैसे यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो वहीं 2 लोग बैठ के मन चुरवा के बतियाने लगते हैं, सोचते हैं मास्टरवा नहीं सुनता। भाव कान एकदम साफ है, आज साफ करवा के आए हैं तो सुनाई दे रहा है। आइए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। बच्चा यहाँ जो समझा रहा है उसको समझ लो और नोट्स जरूर पढ़िएगा। नोट्स पढ़ेंगे बच्चा, आपको स्पष्ट हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है, आपको लिखना कौन चीज़ है। एग्जाम में अगर आ रहा है RCH कार्यक्रम के उद्देश्य, तो आपको जो हम यहाँ समझाए लेक्चर देख लो, लेक्चर समझ लो, उसके बाद नोट्स पढ़ लो। पढ़ने के बाद बच्चा ऑटोमेटिक सब डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, इसमें क्या समझाया जाएगा, बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बच्चा अगर कोई महिला गर्भ से है, बच्चा सुन लो, अगर कोई महिला गर्भ से है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को किस प्रकार का भोजन देना जरूरी है, बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा, महिला को पता होना चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान किस प्रकार रखना है, महिला को पता होना चाहिए। कितना वजन उठाना है, कितना नहीं उठाना है, महिला को पता होना चाहिए। प्रसव क्रिया यानी डिलीवरी कैसा होगा, चाइल्ड बर्थ कैसे होगा, वो महिला को पता होना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का लालन पालन कैसे करना है, मादा को पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के साथ साथ मादा को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, क्योंकि मादा का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो उसके बच्चे का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ महिला को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि अच्छे से बच्चे का भी लालन पालन हो सके, अपना भी स्वास्थ्य बना रहे। बच्चे को दुग्ध कैसे, बच्चे को दुग्धपान कराना है, महिला को पता होना चाहिए। अक्सर आप गांव में देखते होंगे झाड़ू लग रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है महिलाएं। एक गंदा हैबिट होता है, इससे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। कभी भी बच्चे को दुग्धपान कराना हो तो मादा को, जो माँ है, बच्चे की माँ है, उसको इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए और बैठकर अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा सावधान मुद्रा में बच्चे को दुग्धपान कराना चाहिए।
उससे क्या होता, बच्चे तक जितना प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, इसके अलावा बच्चा मिनरल्स जो भी पहुंचना चाहिए, फैट जो भी पहुंचना चाहिए, पूरी मात्रा में बच्चे तक पहुंचेगा, जिससे बच्चे का विकास बेहतर होगा। आधा दिमाग, अब जब बच्चे का दुग्धपान महिला बैठ के इत्मीनान से कराएगी तो पूरा ध्यान बच्चे पर होगा, दुग्धपान पर होगा, दिमाग पूरा एक्टिव होगा, बच्चे पे ध्यान होगा। अब हाथ में पकड़ के झाड़ू लग रहा है और दुग्धपान हो रहा है, तो आधा ध्यान झाड़ू पे है, आधा ध्यान दुग्धपान पे है, तो क्या होगा, आधा न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा, सब आधा तो झाड़ू में चला जाएगा, क्योंकि दिमाग पूरा बैलेंस नहीं होगा ना बच्चा। कुछ दिमाग झाड़ू में लगेगा, कुछ दिमाग बच्चे पे, पूरा दिमाग अच्छे से कंट्रोल में नहीं होगा, तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो दुग्धपान कराना भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, महिला को समझदार होना चाहिए। तो बच्चा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में आपको यही बताया गया, प्रसव की अवस्था में महिला को जागरूक होना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा खाने पीने वाला तो खिपड़ा महिला खाएगी, गर्भावस्था में दिया खून के ओकर पोड़ पोड़ के खाएंगी महिला। ये बताइए, लइकवा को जहाँ दूध, छाछ, दाल, दलिया, मक्खन, इन सब की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, उस ससुरा खिपड़ा खा रही हैं। अब बताओ, उस कंडीशन में बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। बाद में कहेंगे लइकवा हमार सुखाइल कांटक तरह पढ़ने का है पैदा हुआ है। ये बताओ, जब उसको जिस अवस्था में उसको फल का जूस जरूरी था, दही दूध जरूरी था, प्रोटीन की आवश्यकता थी, दाल जरूरी था, वह समय तुम खिपड़ा फोड़ के खा रही थी और कह रही हो लइकवा सुतुई लेकिन पैदा हुआ है, तो फिर कैसे काम चलेगा बच्चा। तो महिला को गर्भावस्था में, देखो बच्चा हंसो नहीं, महिला को गर्भावस्था में, बच्चा गर्भावस्था में उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको भोजन क्या करना है, ताकि उसके साथ साथ, मादा के साथ साथ बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल सके, पोषण मिल सके। क्या बात समझ में आ गया सबको? बच्चा पसीना से लथपथ हो रहा है, फिर भी समझा रहा है, भी थोड़ा सा और बच्चा सुनो, सुनना बस है। यानी बच्चा इसमें ध्यान क्या देना है, प्रसव के पहले तथा प्रसव के बाद बच्चे के पोषण पर विशेष ध्यान। बोलो सही बात है। हम ऐसे कुछ पॉइंट लिख देते हैं, आप नोट्स पढ़ेंगे तो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे वैसे डाउट तो छोड़ ही नहीं रहे, कुछ समझाना सब है। आगे बच्चा, महिला को प्रसव के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। प्रसव जानकारी, शिशु के साथ माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। शिशु के साथ, जैसे माँ अगर शिशु के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। अगर माँ कमजोर होगी, माँ को कोई दिक्कत होगा तो बच्चे को भी वो समस्या हो सकता है, बच्चे को भी दिक्कत होगा, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो बच्चे का लालन पालन देखभाल सही से नहीं कर पाएगी, तो बच्चे का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। ठीक है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में बताया गया कि माँ का भी देखभाल होना चाहिए, शिशु का भी देखभाल होना चाहिए। दोनों का देखभाल बहुत जरूरी चीज़ है, जिससे दोनों का विकास अच्छे से हो सके। माँ अच्छा भोजन करेगी, संतुलित भोजन लेगी। संतुलित मतलब ऐसा भोजन जो पोषण प्रदान करे। महिला अंडा खा सकती है, मछली खा सकती है, दूध महिला पी सकती है, साग का सेवन महिला कर सकती है। महिला बोले तो माँ, बच्चे की माँ। दाल का सेवन, रोटी, हल्का सब्जी, मसाला वाला कम, तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब महिला जो नहीं खाना वो खाए, महिला ससुर मोमो खाएगी तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा।
खिपड़ा खाएंगी, न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? मंचूरियन 2-2 प्लेट घींच दे रही हैं तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? क्या खाएंगे बाबू? देखो महिला के बारे में उनको ज्यादा पता है। अभी नए के सर जी पढ़ाएंगे, ही में से आएंगे। हाँ कौन है? आओ। तो बच्चा इसमें बताया ही जा रहा था कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में माँ और शिशु दोनों का देखभाल बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आगे मेरे देश के नौजवान, आगे देखिए, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आगे क्या पढ़ना है। 1 मिनट मेरे देश के नौजवान। टीकाकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? टीकाकरण। टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण। देखिए, जब कोई महिला गर्भ से होती है और उसके गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, तो गर्भावस्था में उस भ्रूण के लिए कुछ टीका की आवश्यकता पड़ती है। टीका बोले तो वैक्सीन, ठीक, उसकी आवश्यकता पड़ती है। माँ को भी कुछ टीके लगते हैं। बच्चे के जन्म के बाद माँ के साथ साथ बच्चे को टीका लगता है। अब खास करके बच्चों को टीका ज्यादा लगता है। आप गांव की आशा को देखी होंगी, डब्बा लेके घर घर घूम घूम के पोलियो पिलाती हैं। तो पोलियो का जो 2 बूंद होता है बच्चा, पोलियो का जो 2 बूंद होता है, एक प्रकार से वो भी वैक्सीन ही है, टीका है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गांव में आपके गांव में जब आशा आती होंगी पोलियो पिलाने, तो 2 बूंद जरूरी है, 2 बूंद पिलाती होंगी। तो चाची तनी 2 बूंद और कितना लोग किए, हाथ ऊपर करें। तो समझाती, बहनी बाबू 2 बूंद जरूरी, देखो 2 बूंद पी लियो, इतना खाती। ये तो गटइये तक नहीं गया, चाची तनी 2 बूंद और घींच दो। तो चाची को पता है कि 2 बूंद कितना जरूरी है। 4 बूंद हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा माहौल। तो चाची मतलब वही आशा आपके गांव की। तो अब ये बताइए, अब आप कहेंगे बताओ, चाची से इतना कहे 2 बूंद और पिया देती, उनका क्या बिगड़ जाता? मजा आ रहा था, मीठ मीठ लग रहा था। बीसीजी का टीका बच्चे को लगता है, टिटनस मादा को गर्भावस्था में टिटनस का टीका लगता है। ऐसे कई टीके हैं जो माँ और भ्रूण दोनों के लिए जरूरी होता है। तो टीकाकरण में बच्चा, टीकाकरण का होता है वैक्सीनेशन, मतलब टीका को लगवाना ही टीकाकरण कहलाता है। तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है। टीकाकरण कराया जाता है, टीका लगवाया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। पर अगर प्रसव क्रिया नहीं हुआ है, अभी बच्चा माँ के गर्भ में है, तो उस अवस्था में माँ को टीका लगे तो बच्चे को थोड़ी ना लगेगा, जब गर्भ में है तो माँ को लगेगा। अब जन्म के बाद बच्चे को कुछ टीका लगता है। अधिक जानकारी के लिए आशा से संपर्क करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। आइए एक टॉपिक और बता दें, जल्दी से खत्म करते हैं। मादा भ्रूण हत्या। छोटा परिवार पढ़ा दे, चलो बच्चा, ये सब कह रहे छोटा परिवार सर जी, छोटा परिवार, छोटा परिवार। उसके बाद मादा भ्रूण हत्या पढ़ा देते हैं और दोनों लिख देते हैं, मादा भ्रूण हत्या। बच्चा इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। हम समझ चुके हैं आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या हुआ, ठीक है। तो बच्चा छोटा परिवार देखिए, सरकार जोरों शोरों से, आज से नहीं, इससे पहले जितनी सरकारें थी जोरों शोरों से नारा दे रही थी, परिवार छोटा करो, परिवार छोटा करो, परिवार छोटा करो। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2। लेकिन गाँव वाले कहते ना 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 ना, हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 10, हम 2 हमारे पटदार से ज्यादा। लठिया कौन निकालेगा? बच्चा यहाँ रहो, बताते हैं, छोटा परिवार बहुत जरूरी होता है। छोटा परिवार होगा, आवाज नहीं, छोटा परिवार होगा तो जानते हो क्या फायदा होगा? छोटा परिवार होने से पिता के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ नहीं पड़ेगा। बाबू, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो पिता को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
मेहनत नहीं उतना करना पड़ेगा। अच्छे से भोजन, मकान, कपड़ा इत्यादि पदार्थों, कॉपी किताब जो भी है आराम से व्यवस्था कर लेगा। छोटा परिवार होगा तो माँ को उन 2 बच्चों पे ध्यान केंद्रित करना होगा। 2 बच्चों का अच्छे से देखभाल माँ कर पाएगी, 2 बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो जाएगा, 2 बच्चों को अच्छे से भोजन मिल पाएगा। अब सोचो अगर परिवार बड़ा हो जाए, एक परिवार में 10 बच्चे हैं, अब कल्पना करो बच्चा 10 बच्चे हैं तो कैसो दाल रोटी मिल जाएगा तब वे काम चला लेंगे। बिना नहीं दाल रोटी साझे चोखा भात बनेगा। अब बताओ चोखा भात खाने से बच्चा बार बार उसको चोखा भात मिलेगा, चटनी रोटी मिलेगा, तो अब ये बताओ इससे अच्छे से बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा, जिससे बच्चे संतुलित भोजन ना मिल पाने के कारण कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और कुपोषण एक घातक चीज होता है, जानलेवा भी होता है। और जब 2 बच्चे ही परिवार में है, छोटा परिवार है, तो माता पिता दोनों जूझे रहेंगे बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से भोजन प्राप्त कर सके, बेहतर पोषण पा सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, अच्छे स्कूल में पढ़ने जा सके, अच्छी किताबों को पढ़ सके, उनका अच्छे से बौद्धिक और शारीरिक विकास हो सके। यही चीज जब परिवार बड़ा हो जाता है तो ये चीजें संभव ना के बराबर होती हैं। इसलिए सरकार बोलता है, बोलो तेजी से, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। सही बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। शहर में तो ये भी नारा लगा दिए, हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 1। लेकिन हम आपसे कहते हैं, मास्टर की बात मान लो, हम 2 हमारे 2 मतलब हम 2 का मतलब अरे हम हमारे लुगाई तो 2 लोग, हमारे 2 जो डेंगी डेंगा 2 रहेंगे। अरे डेंगी डेंगा मतलब तू लड़का तू लड़की, या फिर दोनों लड़की या फिर दोनों लड़के, बस 2, बस काम चल जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया? आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया? माँ कसम मारो सब्सक्राइब के बटन, मार दो। आओ, छोटा परिवार का लक्ष्य समझ गए, छोटा परिवार का महत्व समझ में आ गया। तो छोटा परिवार भी RCH कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। बच्चा, मादा भ्रूण हत्या, एक सबसे घातक चीज हमको यही लगता है, मादा भ्रूण हत्या। हमारे समाज में बच्चियों को बच्चों से कम अहमियत दिया जाता है। बताया जाता है भारत पुरुष प्रधान देश। अरे कौन है पुरुष प्रधान देश? आज भारत में जाके देखो, आधा ज्यादा काम को, कारोबार को सब बच्चियां संभाल के रखी। कहेंगे मास्टर झूठ बोल रहे हो। हम समझाते हैं कैसे। बच्चा चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं भारत पुरुष प्रधान देश है, भारत पुरुष प्रधान देश। अरे कौन है पुरुष प्रधान देश? आप एक अस्पताल में चले जाइए, वहां देखेंगे महिला नर्स पूरे अस्पताल को संभाल के रखी हैं। पूरे अस्पताल को रात में ड्यूटी करेंगी, दिन में ड्यूटी करेंगी, मरीज का पूरा देखभाल महिला। आप एक स्कूल में चले जाइए, पुरुष से ज्यादा प्राइवेट स्कूल, जितना आप आसपास अपने देख लीजिए, जितना प्राइवेट स्कूल है, सभी प्राइवेट स्कूलों में अगर 5 जेंट्स हैं, 5 पुरुष हैं, 5 अध्यापक है, शिक्षक 5 जेंट्स में, पुरुष में 10 तो ससुर महिला है। सब पूरा स्कूल संभाल के रखी है। इतना नहीं, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, पुरुषों की जितना संख्या है, महिलाओं की संख्या उनसे बराबर या उनसे अधिक होगी। ऐसे कई आंकड़े हैं बच्चा। तो महिलाओं को उसके बाद भी कहा जाता है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुषों का दबदबा है। और कुछ लोग की मानसिकता इतनी गंदी होती है, कहेंगे काहे, पहले जब बच्चा होता है गर्भ में तो ससुर जांच कराता है महिला है कि पुरुष है, मतलब बच्ची है कि बच्चा है। बच्ची हो तो गर्भ में मार के खत्म करो। तो अगर किसी गर्भ के अंदर कोई बच्ची पल रही है और उसको गर्भ के अंदर मार के खत्म कर देना, उसको ही क्या कहते हैं, मादा भ्रूण हत्या। या उस बच्चे का सफाया करा देना, उसको हटा देना, तो इसको हम लोग कहते हैं मादा भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण हत्या भारत में बच्चा कानूनी अपराध है। पहली बात, अपराध तो ही हो जाएगा,
कि आप भ्रूण का पता लगाएंगे, आप पता नहीं लगा सकते। अस्पताल में आप जाएंगे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, साफ साफ लिखा होगा भ्रूण का पता नहीं लगाया जाता है। भ्रूण जांच कानूनी अपराध है। मतलब आप भ्रूण जांच का मतलब है आप ये नहीं जांच डॉक्टर से करा सकते कि डॉक्टर साहब अरे बताओ छोकरा है कि छोकरी, पुत्र है कि पुत्री, अरे हिरौआ आने वाला है, तो पता चला नहीं लड़की है, लड़की है। डॉक्टर साहब देखो कौन हो। अगर डॉक्टर साहब पता लगाएं तो डॉक्टर तो जाएंगे और जो पता लगवाएगा वो भी जाएगा, क्योंकि ये अपराध के अंतर्गत आता है, एक गलती नहीं हो सकता है, मत कीजिए। अगर कोई करने जा भी रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको तुरंत आप इसका खबर कीजिए। देखिए अस्पताल के साथ सब उठेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग चोरी छुपे, रूल बड़ा सख्त है, लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे पता लगवा लेते हैं और मादा भ्रूण हत्या कर देते हैं। अब ये बताइए, एक कल्पना करो सबको अगर लइकवे चाहिए, सबके यहाँ लइकवे हो जाए, एक गांव में 20 लोग हैं और 20 बेटवा हो जाए, लड़की ना रहे और ऐसे पूरे देश में सिर्फ लड़कवे हो जाए, बियावा ससुर कैसे करेगा? बियावा कैसे करेगा? कहते नहीं मास्टर नहीं, 2 लड़का 1 लड़की, तो रेशियो बिगड़ नहीं जाएगा? जब 2 लड़का होंगे 1 लड़की लेके यही सोच सब चले तो एक ठुक तो बिया होगा, एक ठुक तो कुंवारे मरेगा। रड़ुआ समाज के अध्यक्ष उसको बनाएंगे, बोले क्या करेंगे? तो यहाँ लड़की और लड़का का जो अनुपात है बच्चा, वो आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। दोनों का अनुपात जो बच्चियों और बच्चों का अनुपात है, बच्चा आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या भी बच्चा, भ्रूण हत्या भी RCH कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। भ्रूण हत्या पर अभी तो काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया गया, लेकिन उतना भी नियंत्रण अभी नहीं हुआ है। नियंत्रण हुआ है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन बच्चा जितना चाहिए उतना नियंत्रण अभी नहीं हुआ है। अभी और संघर्ष करना है और नियंत्रण करना है, बेटियों को और आगे आना है, बच्चियों को और आगे आना है। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखिए, सब दबदबा बच्चियों का ही था, ज्यादा उसमें टॉपर में बच्चियों का ही नाम है। ससुर चिल्लाते हम पुरुष प्रधान देश में रहते, पुरुष प्रधान देश में हो तो टॉपर के लिस्ट में काहे नहीं आ रहे हो? पुरुष पर इतना ही आपको गुमान है कि हम पुरुष से हैं, हम पुरुष समाज से हैं, हम पुरुष हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, हम दमखम रखते हैं, तो भाई साहब तनी परीक्षा टॉप करके दिखाओ। अगर किसी क्लास में 20 लड़कियां 20 लड़के हैं, तो अगर आपको इतना ही जुनून है कि हम पुरुष हैं, तो क्लास के 20 लड़कों में से 10 लड़के 15 लड़के टॉप करके दिखाओ, बोर्ड में तबाही मचा के दिखाओ, तब हम माने। यहाँ लड़कियों का रेशियो टॉपर में बढ़ता जा रहा, लड़कों का रेशियो कम होता है, तुम अलग ही अकड़े हुए हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं। भाई साहब अगर यही सोच सबका हो गया, आप खुद सोचिए, यही सोच सबका हो गया तो आने वाला समय बच्चा जिंदगी नरक बन जाएगा। एक बात बताइए, यही सोच अगर आपके माता पिता का रहा होता तो आपके पास आज बहन नहीं होती। अगर झूठ बोल रहा हूं तब कहिएगा। अगर यही सोच आपके माता पिता लेके चले होते कि हमको केवल लड़का चाहिए लड़की नहीं, तो आज आपके कलाई में राखी बांधने वाली बहन नहीं होती। जो मुस्कुरा के हाथ आगे करके कलाई में राखी बनवा लेते हैं, रोना पड़ता रक्षाबंधन के दिन को कोई हमारे कलाई पे आके राखी बांध, उससे जाके बहन का कीमत पूछिए, बच्ची का कीमत पूछिए जिसके यहाँ बहन नहीं है। हर रक्षाबंधन पे वो बैठ के बिलक बिलक के रोता है, सोचता है कोई आके अपनी बहन, किसी के बहन से जाके कहता बहन राखी बांध दो। सोचता है काश मेरी बहन होती, बिना कहे आके बांध के जाती, और थैली में से जबरदस्ती 500 का नोट निकाल के जाती, पैसा तो नहीं है लेकिन निकाल के जाती भाई के पॉकेट से। इसलिए बच्चा ये अफवाह मन में मत पालिएगा, ये दिमाग में ये चीज मत पालिएगा कि लड़के ही हों। बच्चा बच्चियां भी जरूरी हैं, लड़का लड़की दोनों जरूरी है। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है कोई, उसके यहाँ 2 लड़कियां या 2 लड़कियां हो गई, बहुत हैं, खुश रहे 2 लड़कियों में। वही लड़की कुछ ऐसा कार्य कर देंगी, आगे चल के संघर्ष करेंगी, मेहनत करेंगी, आगे चल के
नाम करेंगी तो बाप का सर गदगद हो जाएगा, बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। हमारी लड़की जहाजिया उड़ा रही है, एयरफोर्स तक तू संभाल के रखी, एयरफोर्स, ठीक है, एकदम छाती चौड़ा हो जाएगा, हमारी बच्ची है। और लड़के हैं तो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझिए कि मास्टर पर लड़कियों का पक्ष ले रहे हैं, लड़कों का नहीं। बच्चा देखो, सही बताएं कि मादा भ्रूण हत्या वास्तव में बहुत अच्छा चीज नहीं है। आप खुद दिल पे हाथ रखकर सोचिए क्या अच्छा है, आप खुद बताइए क्या अच्छा है। भ्रूण हत्या क्या अच्छा चीज है? नहीं चीज है। अगर अच्छा चीज होता तो हम नहीं कहते मादा भ्रूण हत्या अच्छा चीज होता, हम कब अब ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मादा भ्रूण हत्या, बच्चा भ्रूण तो भ्रूण है, चाहे भ्रूण में लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को एक समान देखिए, दोनों को शिक्षित कीजिए। आज भी कुछ लोग की मानसिकता है, कहते लड़कियां को 12 तक पढ़ा देंगे, लड़का हमारा बीए करेगा, तो बीए करके बकलोला बनेगा। लड़की और लड़का दोनों को बराबर शिक्षा दीजिए। अगर कोई पिता है उनके यहाँ एक लड़की या एक लड़का, एक कल्पना करते हैं एक लड़की एक लड़का है, तो जितना लड़के को आप पढ़ाइए उतना ही अपनी लड़की को भी पढ़ाइए। दोनों में से कोई अगर सफल हुआ तो सर तो आपका ऊंचा होगा। अगर आप लड़के पे भरोसा करके लड़के को पढ़ा रहे हैं और लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर लड़का असफल भी हो गया, लड़का नौकरी नहीं पाया, लड़का अपने आप को बर्बाद कर दिया, लड़का नशे की दुनिया में चला गया, तो आपका सपना तो अधूरा रह गया। लेकिन अगर आपका लड़का नालायक निकल गया और बच्ची लायक निकल गई, तो आप सर उठा के समाज में चल सकते हैं, कह सकते हैं कि फलानी बच्ची के हम बाप हैं। तो इसलिए दोनों को समान अधिकार, समान शिक्षा देना जरूरी है। तो आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझा। आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए आप नोट्स जरूर पढ़िएगा। उन्हें कहते हैं नोट्स पढ़ना जरूरी है। आप नोट्स पढ़ के आइए, फिर अगला टॉपिक अगले दिन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा? माँ कसम, रुको, इधर आइए, उधर इधर आओ बाबू, इधर आओ। देखो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बच्चा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बच्चा लाइक कर देना। और फिर मिलिएगा कब? अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।